नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, अभय दुबे को बड़ी जिम्मेदारी। खबर में आगे जिक्र होगा कि सीएम नीतीश कुमार से बेटे को लेकर सवाल पूछकर क्या गेम करने की तैयारी में तेजस्वी यादव। आगे आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का सीएम योगी पर कटाक्ष, कहा क्या 4 लाख महाकुंभ कार्यकर्ता नौकरी के लिए 144 साल करेंगे इंतजार। आगे जिक्र होगा कि मतदान से जुड़े आंकड़ों के आने में नहीं होगी देरी, चुनाव आयोग ने बनाई नई व्यवस्था, क्या है प्लान आपको बताएंगे। और आगे आपको बताएंगे कि मायावती के घर दंदनाते घुसे एनएसजी कमांडो, सायरन बजाती एम्बुलेंस आई बाहर, भारी पुलिस बल तैनात। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में आएगी बदलाव और बनेगी महागठबंधन की सरकार, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, अभय दुबे को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर नए अंदाज में कांग्रेस दिखेगी। महागठबंधन में मनपसंद और पर्याप्त सीटें नहीं मिलने पर आरजेडी को छोड़कर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी कांग्रेस इन दिनों अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की कसरत में जुटी है। अगर सीट बंटवारे में आरजेडी ने एक तरफा फैसला नहीं लिया तो कांग्रेस 7 चुनाव लड़ेगी। अगर एक तरफा फैसला लिया तो अकेले चुनावी मैदान में उतर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने चुनावी प्रबंधन की टीम बना ली है। बिहार कांग्रेस के मीडिया प्रबंधन का बेहतर संचालन करने के लिए एआईसीसी मीडिया विभाग ने फिलहाल 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जमीन पर अपनी सियासी सक्रियता का आगाज करने के बाद कांग्रेस ने चुनावी प्रबंधन की टीम बनाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने पार्टी प्रवक्ता अभय दुबे को बिहार चुनाव के लिए राष्ट्रीय मीडिया संयोजक नियुक्त किया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बिहार चुनाव को देखते हुए ये नियुक्ति की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम नीतीश कुमार से बेटे को लेकर सवाल पूछकर क्या गेम करने की तैयारी में है तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की सियासत में इन दिनों एक नया सियासी खेल देखने को मिल रहा है, जहां विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी की यह रणनीति न केवल जेडीयू को असहज कर रही है, बल्कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गई है। क्या ये नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश है या फिर अपनी पार्टी आरजेडी को मजबूत करने की तैयारी। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पिछले कुछ समय से लगातार नीतीश कुमार से उनके इकलौते बेटे निशांत के राजनीति में आने को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर यह मुद्दा उठाया और कहा कि नीतीश कुमार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उनका बेटा राजनीति में कदम रखेगा। तेजस्वी ने भी दावा किया कि नीतीश कुमार अब थके हुए हैं दिखाई दे रहे हैं और बिहार को चलाने में सक्षम नहीं है। उनका यह बयान नीतीश की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर एक तंज के रूप में देखा जा रहा है, जिससे जेडीयू के खेमे में हलचल मच गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर कटाक्ष, कहा क्या 4 लाख महाकुंभ कार्यकर्ता नौकरी के लिए 144 साल करेंगे इंतजार। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ में लापता हुए करीब 900 लोगों का अब तक पता नहीं चल पाने का दावा करते हुए राज्य सरकार को चुनौती दी कि वो इन लोगों के परिवारों को स्थिति से अवगत कराएं। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि क्या सरकार के पास उन 4 लाख युवाओं को नौकरी देने की कोई योजना है, जिन्हें महाकुंभ में तीर्थयात्रियों को मोटरसाइकिल पर लाने ले जाने के लिए लगाया गया था। मेरी जानकारी के मुताबिक यादव ने बीते रविवार को महोबा में कहा कि हमारी मुख्यमंत्री एक अद्भुत व्यक्ति हैं। उनका कहना है कि मोटरसाइकिल रखने वाले 4 लाख युवाओं को महाकुंभ में रोजगार मिला है और अपने बाइक से व्यवसाय की अनुमति देने के लिए कौन सा व्यावसायिक तरीका अपनाया है। इसका मतलब है कि युवाओं को 144 साल बाद नौकरी मिलेगी और इस साल आयोजित महाकुंभ को खगोलीय संरेखण के कारण 144 वर्ष बाद होने वाली एक दुर्लभ घटना कहा गया था। आदित्यनाथ ने पहले दावा किया था कि करीब 4 लाख युवाओं ने फेरी व्यवसाय की कमाई से एक नई मोटरसाइकिल की कीमत वसूल की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मतदान से जुड़े आंकड़ों के आने में नहीं होगी देरी, चुनाव आयोग ने बनाई नई व्यवस्था। जी हां दोस्तों, चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत के अंतिम आंकड़ों के आने में देरी पर राजनीतिक दलों की ओर से उठाए जा रहे सवालों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने एक अहम कदम उठाया है, जिसमें किसी भी मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या अब 1200 से अधिक नहीं रहेगी। आयोग ने सभी राज्यों से ऐसे मतदान केंद्रों की पहचान करने और मतदाताओं की संख्या को अधिकतम 1200 तक ही सीमित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग का मानना है कि इससे सभी मतदान केंद्रों पर तय समय के भीतर ही मतदान समाप्त हो जाएगा और सभी के समय पर आंकड़े भी आ सकेंगे। आयोग से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो आने वाली बिहार विधानसभा चुनाव में इसे सख्ती से अमल में लाया जाएगा, ताकि चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को लेकर किसी भी तरह का संदेह पैदा ना हो। और आयोग की माने तो मौजूदा समय में देश में बड़ी संख्या में ऐसे मतदान केंद्र हैं
जहां मतदाताओं की संख्या 1500 या उससे भी अधिक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मायावती के घर दंदनाते घुसे एनएसजी कमांडो, सायरन बजाती एम्बुलेंस आई बाहर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इसी आवास में मायावती की सुरक्षा में एनएसजी कमांडो हर वक्त तैनात रहते थे। यहां एकाएक एनएसजी कमांडो घुसे और एम्बुलेंस के साथ दौड़ते हुए बाहर निकले। हर कोई ये नज़ारा देखता रह गया। बहुजन समाज पार्टी में चल रही कथित अंदरूनी कलह और जिम्मेदारियों में बड़े उलटफेर के बीच मंगलवार को पार्टी सुप्रीमो मायावती के घर पर अजीब सी गहमागहमी देखी गई। बेहद सुरक्षा के बीच रहने वाले इस आवास पर सुबह एकाएक एनएसजी कमांडो का एक दल अचानक दनादन घर के अंदर एंटर हुआ और इसी घर के अंदर मायावती रहती है। सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस इस घर के भीतर दाखिल हुई और एनएसजी कमांडो के घेरे में बाहर आई और इस दौरान यूपी पुलिस का अमला भी घर के अंदर और बाहर मौजूद था। मेडिकल टीम भी इस दौरान साथ थी और सबकी नजरें घर के गेट पर टिकी थी, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो अचानक बसपा प्रमुख के घर के अंदर एनएसजी कमांडो घुसे हैं और एम्बुलेंस भी बाहर आई है। बता दें आपको दोस्तों कि एनएसजी सुरक्षा प्राप्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती की सुरक्षा को जांचने के लिए मंगलवार को एनएसजी कमांडोज द्वारा उनके आवास पर मॉक ड्रिल की गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमारी सरकार ने तेलंगाना में आरक्षण बढ़ाने का वादा निभाया, राहुल गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी की सरकार ने तेलंगाना में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा की 50% की दीवार को पार कर ऐतिहासिक काम कर दिया है। श्री गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का वादा पूरा कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शेयर बाजार में प्रभावित निवेशकों को राहत देने के लिए कदम उठाए सरकार, प्रमोद तिवारी का बयान। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में अप्रत्याशित गिरावट का मुद्दा मंगलवार को राज्यसभा में उठा और सरकार से बुरी तरह प्रभावित छोटे निवेशकों को राहत पहुंचाने के लिए हस्तक्षेप करने तथा कदम उठाने की मांग की गई। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने शून्यकाल के दौरान सदन में ये विषय रखते हुए कहा कि शेयर बाजार में अप्रत्याशित गिरावट से 95 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशकों को अब भारतीय बाजार पसंद नहीं आ रहा है और उन्होंने भारी मात्रा में अपना पैसा निकाल लिया है। इससे भारतीय बाजार में 12% की गिरावट आई है और सरकार चुप्पी साधे हुए है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरएसएस मुख्यालय सीएम फडणवीस का क्षेत्र, संजय राउत का नागपुर हिंसा पर बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार की शाम भड़की हिंसा पर शिवसेना यूबीडी के सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने बीजेपी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के कितने नेता नागपुर से हैं, उनकी गैंग ही दंगा करा रही है, इसमें और कोई शामिल नहीं है। औरंगजेब का डर दिखाकर ये लोग देश को खत्म करना चाहते हैं। संजय राउत ने कहा कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की क्या जरूरत है, महाराष्ट्र सरकार ही बजरंग दल वालों की है, लोगों को क्यों भड़का रहे हैं, आपको जो चाहिए वो खुद कर लो, आप ही की तो सरकार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ये सरकार किसानों को ना बिजली पानी दे पा रही है और ना ही उपज का सही दाम, पूर्व सीएम गहलोत का निशाना। जी हां दोस्तों, राजस्थान में एमएसपी पर गेहूं खरीद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बयान जारी करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। गहलोत ने लिखा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसानों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सरसों की उपज बाजार में आ चुकी है, लेकिन अब तक एमएसपी पर सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। वहीं गेहूं की कटाई अभी भी नहीं, फिर भी उसकी एमएसपी पर खरीद के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में गेहूं की एमएसपी 2700 करने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है और इससे पहले मूंगफली की सरकारी खरीद में भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ममता ने फुरफुरा शरीफ से दिया शांति का संदेश, दरगाह की यात्रा पर सवाल उठाने पर विपक्ष पर साधा निशाना। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को फुरफुरा शरीफ से सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और एकता का संदेश दिया और इसके साथ ही उन्होंने दरगाह के दौरे के पीछे की मंशा को लेकर सवाल उठाने पर विपक्ष की आलोचना की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी ने भगदड़ में मारे गए लोगों को नहीं दी श्रद्धांजलि, राहुल गांधी का आरोप, नहीं मिला मुझे बोलने का मौका। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकुंभ पर वक्तव्य दिए जाने के बाद मंगलवार को कहा कि उन्होंने आयोजन स्थल पर भगदड़ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी और सदन में विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को रोजगार के बारे में बोलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा मैं उसका समर्थन करना चाह रहा था। कुंभ हमारी परंपरा, इतिहास और संस्कृति है और हमारी एक ही शिकायत है कि प्रधानमंत्री ने उन लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी जिन्होंने कुंभ में जान गंवाई।
कुंभ की अपनी जगह है, लेकिन कुंभ में गए युवा प्रधानमंत्री से एक और चीज़ चाहते हैं और वो है रोजगार। प्रधानमंत्री को रोजगार पर भी बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मुताबिक सदन में विपक्ष नेता को बोलने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन वो हमें बोलने नहीं देंगे, यही नया भारत है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि सदन में प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद विपक्ष को भी बदलने देना चाहिए था, क्योंकि कुंभ के विषय पर विपक्ष की भी भावनाएं हैं जिसे लेकर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसलिए विपक्ष को भी इस बारे में बोलने देना चाहिए था। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव हुए कन्हैया कुमार, दे दिया सियासी हलचल तेज करने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का उद्देश्य रोजगार के मुद्दे पर सरकार से जवाबदेही मांगने के लिए है। ये लोगों को एकजुट करने और उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करने का संदेश देने का एक मंच है। उन्होंने प्रधानमंत्री की चुनावी घोषणा को याद दिलाते हुए कहा था कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन नौकरी देने की बात कौन कहे। जिनको नौकरी मिल गई थी उन्हें आज तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। और सोमवार को पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के दूसरे दिन निजी विवाह भवन के सभागार में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी चेतावनी, सरकार ने पीछे नहीं किए कदम तो असद ओवैसी ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। काफ़ी संख्या में पुलिस समाज के लोग जंतर मंतर पर जुटे हैं और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में धरना दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के मुस्लिमों को जगाने का काम किया है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि हमारी ये लड़ाई सिर्फ वक्फ के बचाव की नहीं, संविधान को बचाने, जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ाई है और इस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ेंगे। सबको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। जोर ज़बरदस्ती से कानून पारित होता है तो उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीडीओ को लेकर अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जुबानी जंग तेज। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच सोमवार को पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अलायंस को लेकर फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव के दौरान पीडीए का नारा देकर पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को एक साथ जोड़ने की मुहिम शुरू की थी और उनकी पार्टी को इसका लाभ मिला। अखिलेश यादव ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पीडीए 90% जनता की एकता का नाम है, पीडीए संविधान और आरक्षण की ढाल है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की नकारात्मक राजनीति समाज में संकट और दूरियां पैदा करने की रही है। यादव ने कहा कि भाजपाइयों ने एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त किया, किसानों को परेशान करने के लिए काले कानून लाए, नोटबंदी से हर नागरिक को परेशान किया, जीएसटी से छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और कारोबारियों को परेशान किया, धर्म जात की विभेदकारी नफरत की राजनीति की और वो वक्फ की सियासत। सपा प्रमुख ने कहा कि दरअसल भाजपा को ये डर है कि उनका जो भी 5-10% कट्टर समर्थक है उसे कैसे खुश करके बनाया जा सके, तो भाजपा के लिए 1-2 वोट के भी लाले पड़ जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएजी के चयन पैनल में सीजेआई हो शामिल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी के चयन पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इसी मामले पर पहले से दाखिल एक याचिका के साथ इस याचिका को भी जोड़ा गया है। एनजीओ सेंट्रल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरफ से दाखिल इस याचिका में सीएजी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश द्वारा करने की मौजूदा व्यवस्था का विरोध किया गया है। याचिका में सीएजी की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल के गठन की मांग की गई है और इस पैनल में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किए जाने की मांग की गई है। याचिका में वर्तमान व्यवस्था की आलोचना भी की गई है जिसमें सीएजी की नियुक्ति केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। याचिका में दावा किया गया है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी को जन्म देती है और इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष पैनल द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। याचिका में सीएजी के चयन के लिए एक स्वतंत्र पैनल के गठन की मांग की गई है जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाए। इस पैनल के गठन से ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सीएजी की नियुक्ति राजनीति से मुक्त और पारदर्शी तरीके से हो। रुकरता अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सांसद सुधाकर सिंह के निशाने पर सम्राट चौधरी, सीएम नीतीश और राज्यपाल को पत्र लिखकर कर दी बड़ी मांग। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने राज्यपाल और
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं और जांच कर दोषियों के खिलाफ एक्शन की मांग कर दी है। सुधाकर सिंह के निशाने पर वित्त मंत्री सम्राट चौधरी का विभाग है। उन्होंने वित्त विभाग में भारी अनियमितता के आरोप लगाए हैं और जांच की मांग कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में लोकपाल के नियुक्ति करने की भी मांग की है। दोस्तों, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने पत्र में लिखा कि मैं बिहार सरकार के वित्त विभाग में हुए कुछ अनियमितताओं एवं राज्य के सरकारी विभागों में वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने परिजनों की निजी कंपनियों को ठेका दिए जाने से संबंधित मामले में आपका ध्यान आकर्षण करने के लिए एक पत्र लिख रहा हूं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री का जेडीयू में विरोध। एमएलसी ने लालू से कर दी सीएम नीतीश की तुलना। जी हां दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की अटकलें काफी समय से लग रही है और सियासी गलियारों में चर्चा है कि निशांत कुमार इस विधानसभा चुनाव से पहले आधिकारिक रूप से जेडीयू में ज्वाइन कर लेंगे। हालांकि अब जेडीयू में ही निशांत को लेकर तरह तरह की मत सामने आने लगे हैं। जेडीयू के महासचिव एवं विधान पार्षद भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार जब राजनीति में आ जाएंगे तो फिर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में क्या अंतर रह जाएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रेलवे वेंटिलेटर पर है क्या, इसे निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में है सरकार, कांग्रेस का केंद्र से सवाल। जी दोस्तों, कांग्रेस ने भारतीय रेल की वित्तीय स्थिति को चिंताजनक करार देते हुए सोमवार को दावा किया कि देश की ये जीवन रेखा वेंटिलेटर पर है और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसे मित्रों के हवाले करने की तैयारी है। लोकसभा में रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने यह दावा भी किया कि वंदे भारत ट्रेन को दिखाकर रेल की गंभीर स्थिति को छिपाया नहीं जा सकता। उनका कहना था कि 8.22 लाख करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें 2.55 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार से मिला है, जबकि शेष रेल मंत्रालय का अपना राजस्व है। इससे पता चलता है कि रेल मंत्रालय अपने राजस्व से संचालित हो रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुवाहाटी में ही होगी मामलों की सुनवाई, अगली सुनवाई जुलाई में। जी हाँ दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच किए जा रहे मणिपुर जातीय हिंसा मामलों की सुनवाई असम के गुवाहाटी में की जाएगी, जहां इसे पूर्व में स्थानांतरित किया गया था। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति का कार्यकाल भी 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया और इस समिति में बम्बई उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शालिनी पी जोशी और दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश आशा मेनन भी शामिल हैं। इस समिति का गठन शीर्ष अदालत ने 7 अगस्त 2023 को मणिपुर में जातीय हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास को देखरेख के लिए किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार विधानसभा में अपराध को लेकर विपक्ष का जमकर हंगामा, आरजेडी ने कहा कि बिहार में कानून का राज समाप्त। जी दोस्तों, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की कार्रवाई होली पर्व के बाद सोमवार को शुरू हुई। बजट सत्र के 10वें दिन भी विपक्ष ने सदन के बाहर और अंदर सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष ने प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में तेजी का आरोप लगाते हुए सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले परिसर में और कार्रवाई शुरू होने के बाद सदन के अंदर हंगामा किया। विपक्ष के सदस्य तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंचे और परिसर में जमकर नारेबाजी की। होली के दौरान मुंगेर में दरोगा की हत्या, अररिया में दरोगा की हत्या सहित कुछ अन्य जगहों पर पुलिस वालों पर हमले की घटना को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ विपक्ष का आक्रामक रुख दिखा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम पॉडकास्ट और रेडियो पर करते हैं बात लेकिन नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस, सचिन पायलट का बीजेपी पर तंज। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दौसा में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जयपुर से करौली जाते समय दौसा में रुके पायलट का जगह जगह स्वागत हुआ और उन्होंने सरकार को सदन के अंदर और बाहर विफल बताया। साथ ही कहा कि सरकार वादे पूरे नहीं कर रही है और अंतर्कलह से जूझ रही है। पायलट ने प्रधानमंत्री पर भी तंज कसे। उन्होंने पीएम मोदी पर पॉडकास्ट और रेडियो पर बात करने परंतु प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने पर सवाल उठाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मंत्री सदन में नहीं आते, इस्तीफा दे रखा है। लोकसभा की 11 सीट हार गए, गुस्सा जनता पर क्यों निकाल रहे हो, सचिन पायलट का बयान। जी दोस्तों, सचिन पायलट ने कहा कि विधानसभा में व्यंग्यात्मक टिप्पणी तक ठीक है, लेकिन राज्य सरकार जिम्मेदार तरीकों से जवाबदेही को पूरा नहीं कर पा रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश कमेटी की मीटिंग के बारे में बताते हुए सचिन पायलट ने कहा कि कई निर्णय लिए गए हैं, जिनमें से नए जिले समेत बड़े जिलों में अध्यक्ष बनाने पर काम किया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि बिहार की कानून व्यवस्था पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी भड़की। कहा 2 दिनों में 22 हत्याएं हुई, सुशासन कहाँ है। जहां दोस्तों, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में सोमवार को विपक्ष ने
प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकार पर जोरदार सियासी हमला बोलते हुए कहा कि 2 दिनों में 22 हत्याएं हुई हैं। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह मंगल राज है, जंगल राज में ये नहीं होता था, दुर्गा की हत्या नहीं होती थी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से विफल है। विधान परिषद में विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी ने कहा कि होली के दौरान राज्यभर में 22 लोगों की हत्याएं की गई हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, शुरू की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार में रविवार को पलायन रोको नौकरी दो थीम वाली राज्यव्यापी पदयात्रा शुरू की। इसमें राज्य में व्याप्त बेरोजगारी को रेखांकित किया गया और इसे बड़े पैमाने पर युवाओं के पलायन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। कांग्रेस की यह पदयात्रा पश्चिमी चंपारण जिले के भितिहरवा आश्रम से शुरू हुई। इस आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने करीब 1 सदी पहले तब की थी, जब उन्होंने देश में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी ने उत्तर बिहार में नील की खेती करने वाले श्रमिकों के हितों की रक्षा की थी।